यूपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो फिर सांसदों और विधायकों को आपने ओपीएस में क्यों रखा हुआ है? उन्हें भी फिर यूपीएस के दायरे में ले आइए। शिरीन जी, अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है, और मैंने तो बहुत बार अपील भी की है कि विधायकों, सांसदों, एमएलसी, एमएलए, ये जितने, इनको किसी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ये निर्णय सब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठ जाए, सब दल बैठ जाए, 1 रुपया पेंशन नहीं मिलना चाहिए। किस बात का पेंशन? आप समाज सेवा करने आए, जनता की सेवा करने आए, जनप्रतिनिधि, आपको जनता ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप पेंशन किस बात का लीजिएगा? उन्हें तो एनपीएस में भी नहीं लाया गया, और आप ऐसे कह रहे हैं उन्हें बाहर रखा जाए, उनको तो ओपीएस में ही रखा गया है, उन्हें तो एनपीएस तक में नहीं लाया गया। नहीं, उनको तो खत्म कर देना चाहिए। उनका तो पेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का ही पेंशन ले लेते हैं, एमएलए का ही पेंशन ले लेते हैं, गलती से पार्लियामेंट पहुंच गए तो 3-3 पेंशन एक साथ लेने लगते हैं। बहस हो जाएगी। वो तो अलग ही है। सवाल मेरा ये होगा आपसे कि इस पर फिर पहल क्यों नहीं करती? वही कह रहा हूँ, ये तो इस पर फिर पहल करे पार्टी। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्हें तो बाहर रखा जाए। सब बिल्कुल नहीं, पहल होगी। शिरीन जी, बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथ लिखे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे, नहीं, बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथों लिखे हुए हैं। ये काम भी मोदी जी के हाथों ही होगा, देख लीजिएगा, ये मान लीजिए आप। नहीं, वो कहकर आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा सवाल घुमा दिया, लेकिन मैं चाहती कि आप इसका जवाब देते कि वाकई अगर यूपीएस में इतना दम है तो पहले जो आप एनपीएस लेकर आए उसमें भी आपको उन तमाम माननीयों को शामिल करना चाहिए था। इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर और ज्यादा खड़ा हो जाता है। हर्षवर्धन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास आती हूँ। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मेरा रुख सरकारों के निर्णय से नहीं पलटता है श्री। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई भी इस तरह की पेंशन स्कीम सरवाइव नहीं करेगी जिसमें सरकार पैसे दे रही हो। कब तक दे सकती है? आप इस बात को समझिए। हम लोग जब राशन जाता है, दूसरी सब्सिडी जाती है, तो उस पर तो खूब हल्ला कर लेते हैं, तब तो बड़े सब समझदार हो जाते हैं। और कर्मचारी कमाए उसके बाद, अरे कमाते आपको इतनी सद्बुद्धि ईश्वर नहीं दे सकता है? इतना बड़ा वर्ग है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, वो कैसे अपने लिए करता है? और सरकारों को चाहिए कि सबके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाएं। वहां हमको जाने की जरूरत है। बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं जो अंतिम समय में अशक्त तो हो जाते हैं, उस वक्त उनके पास कोई जरिया नहीं होता। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने जो सवाल पूछा उसको क्यों सब टाल दे रहे हैं। अरे भाई, विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता कि ये मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग सब डबल ट्रिपल पेंशन ले लेंगे? हम इसके विरोध में जाते हैं, क्यों नहीं कर रहे सब? राजकुमार भाटी से जवाब लेते हैं सर इसका, क्योंकि विपक्ष अगर इस पर सवाल उठा रहा है तो क्या वो भी सिर्फ वो गिने चुने। एक चीज जोड़ दूं मैं। हाँ सर, राजकुमार भाटी जी देखिए, जवाब देंगे। मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस पे उठना चाहिए मुद्दा, लेकिन जब विधायकों और सांसदों के भत्ते बढ़ाने की बात हुई, सांसदों के, तो सिर्फ एक सांसद थे जिनका जिक्र करना जरूरी है। अजय आलोक जी जानते होंगे, झारखंड के एके रॉय, जिन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। बाकी पूरी संसद ने ध्वनिमत से और एक मत से पास किया उनके धनबाद के सांसद का जिक्र आप कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब दीजिएगा। राजकुमार भाटी। नहीं, बड़ी गजब की थ्योरी लेकर आई जा रही हैं। अब अजय आलोक जी ने तो कह दिया कि विधायकों सांसदों की पेंशन की योजना खत्म हो जानी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। करेगा कौन भैया? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, शायद ये भूल गए हो, आप बोलते हो जोश में बोल गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में भी और कई राज्यों में भी, तो आप कराइए, एक प्रस्ताव लेकर आए मोदी जी जो संसद के अंदर के कोई स्कीम नहीं होगी। दूसरे हर्षवर्धन जी जो थ्योरी दे रहे हैं कि कुल 1 करोड़ कर्मचारी हैं जिनका इससे हित जुड़ा हुआ है, तो थोड़े लोगों का हित जुड़ा हुआ है तो उसका हित को अवॉइड कर दिया जाए। भाटी जी, आप साथ देंगे ना? भाटी जी, आप साथ देंगे ना? हाँ, चलो मैं कह देता हूँ, हम साथ देंगे, आप लेके आओ। आप साथ देंगे ना? हाँ, तो बोलता रहूं मैं। बहुत अच्छा, लेकिन चलिए, धन्यवाद। ऐसे डिस्टर्ब मत करें, धन्यवाद। मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। आपकी बहुत खराब आदत है कि आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हो। बात पूरी कीजिए राजकुमार भाटी। देखिए, अब हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उसके अगर सवाल तो ये है नहीं कि जो सरकारी कर्मचारी है, अब सरकार ये कल्पना करके तो कर्मचारी रखती नहीं है कि ये रिश्वत लेठेंगे या कमाई करेंगे, ऊपरी कमाई करेंगे। सरकार तो ये मान के चलती है कि अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में, जन सेवा में लगा देगा कर्मचारी, पूरा जीवन लगा। और उसमें बहुत सारे होते भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, सब तो होते नहीं। 90% लोग तो ईमानदारी से नौकरी करते हैं, और ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो उनका भविष्य असुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। उनकी ना कोई इलाज की व्यवस्था होगी, ना कोई खर्चे की व्यवस्था होगी। तो ये क्या होगा? या तो लोग पलायन करेंगे या लोग दूसरे रास्ते अपनाएंगे, 2 नंबर के रास्ते अपनाएंगे।
तो इस दृष्टिकोण से ये जन कल्याण की योजना है, ये सरकारी कर्मचारियों का हित करना सरकार का काम है, दूसरे लोगों का भी हित करना सरकार का काम है। किसान के लिए भी योजना बनाए, मजदूर के लिए भी बनाए, अन्य लोगों के लिए भी बनाए। लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मुझे वो बिल्कुल उचित नहीं लगी, बात तर्कपूर्ण नहीं लगी कि देश की 140 करोड़ आबादी है, कुल 1 करोड़ लोगों को मिलती है। 140 करोड़ में 40 करोड़ के करीब तो 18 साल से कम आयु के होते हैं, 40 करोड़ ऐसे होते हैं जो 60 साल से ऊपर होते हैं, जो नौकरी लायक नहीं रहते, कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ दूसरे काम कर रहे होते हैं। उनमें से 4-5 करोड़ लोग मुश्किल से नौकरी लायक होते हैं, जिनमें से अगर 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं तो उन हर कर्मचारी के पीछे भी एवरेज 5 लोग जुड़े होते हैं परिवार में। तो ये 5 करोड़ लोगों के हित का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि बहुत थोड़े से लोगों का हित का सवाल है। और असली सवाल ये है कि सरकार को अपनी योजनाएं ऐसी रखनी चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। तो हम सब लोगों ने उसको पहले जानना चाहा कि इसमें है क्या क्या। जब हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत जो डिटेल आ पाया आप लोगों के माध्यम से, तो उसमें जानकर निराशा हुई और ज़्यादा हताशा आई। बल्कि अब तो समझ में आया कल से आज तक कि ये तो एनपीएस से भी खराब है। एनपीएस से यूँ खराब है कि 10% वहाँ कट रहा था, हमारा वापस आ रहा था। अब 10% ये वापस हमारा देने के बजाय ले लेंगे और बाद में कह रहे 6 महीने का वेतन देंगे। किसी व्यक्ति के एनपीएस कटा हुआ है, 20 लाख रुपए उसका होता है, 6 महीने के 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर वेतन होता है तो 6 लाख आप दे देंगे। तो ये तो और बड़ा नुकसान हुआ। प्लस एक भी चीज़ इसमें बदली नहीं। एनएसडीएल काम करेगा, पीएफआरडीए बिल काम करेगा, 10% हमारी कटौती है वो चलती रहेगी, सारा कुछ तो ही है। सिर्फ नाम बदल देने से तो भाई 50% गारंटी मांग रहे थे आप। अभी आपके डिबेट देखिए 2 बड़ी बातें थी विजय बंधु, जो आपकी 2 बड़ी मांगे थी। 50% दीजिए जो पुरानी पेंशन योजना में मिलता था, बेसिक पे, जो आखिरी बेसिक पे, उसका 50% दे दिया सरकार ने। दूसरा, महंगाई को भी उसका आकलन साथ में जोड़ो, वो भी दे दिया सरकार ने। अब ये थोड़ा है कि सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है। मैं कह रहा हूं, आपने कहा ना कि उसमें डीए उन्होंने दे दिया, 50% दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जब दे ही दिया तो फिर यूपीएस क्यों, ओपीएस क्यों नहीं? जब ओपीएस जैसी ही है तो ओपीएस दे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? अगर मेरी मांग को मान जा रहा तो मेरी तो मांग ओपीएस है, और आप कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने दे दिया तो ओपीएस मांग ले। और अभी 50% का जो बता रहे हैं, 50% बेसिक सैलरी का, ये भी गड़बड़ झाला है। अभी इसमें क्या होगा, पूरे साल का लास्ट का 50% का पहले महीने से 12 महीने का औसत निकाला जाएगा, फिर बेसिक पे निकाला जाएगा, फिर उसके बाद उसका दिया जाएगा। अभी तो इसमें झोला ही झोला है सर, झोल ही झोल चल रहा है। नहीं, इसमें झोल तो एक और ये भी है बड़ा सीधा सा। मैंने 10% अगर कंट्रीब्यूशन दिया है, 25 साल मैंने नौकरी की, और यहाँ पर मैं राजेश आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि आप सीए भी हैं भाई, मेरा 10% कटेगा। हाँ एकदम, ये बात तो ठीक है ना। 25 साल मैंने नौकरी की जी, उसके बाद मुझे पेंशन मिलती है, तो मेरा 10% तो वो दरअसल जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो कंपाउंडिंग अगर मैं कर दूं तो 20, 22, 23% हो गया होगा जी। तो 50 दे रहे हो आप मुझे। 20, 22 तो मैंने ही दे दिया, तो 50 मेरा तो है नहीं। आप 20% दे रहे हो, 18% गवर्नमेंट दे रही है, प्लस वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यही तो एनपीएस है। इन्वेस्टमेंट के बाद में लोगों को 50, 60, 70 आपके जो एनालिसिस थी ना यूपी के अंदर, वो गलत है। इसको आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आज जब लेकर आना हो, एक आदमी का नाम लेकर आइए, एक आदमी का, एक आदमी नहीं, मैं हजारों आदमी का नाम के लिए लेकर आइए ना। चुनौती है, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, खामखा की साथ ठोक रहे हैं। मैं छाती ठोक के ये बात कर रहा हूं कि 50 नहीं 60-70% लोगों को मिल रहा है, और 50% लोग 50% आप ला कर दीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, चिल्लाने से थोड़ा होता है, 10.5% चिल्लाने से थोड़ा होता है, चिल्लाने 10.5% का रिटर्न आ रहा है। 70% रिटर्न मिल रहा हो राजेश भाई, चिल्लाने से। अरे अच्छे नंबर आपने बना लिए मीडिया सेल में बीजेपी के। नहीं, 70% मिल रहा हो तो 50% की क्यों एक नई योजना लेकर आएगी सरकार? कुछ लोग नहीं करते हैं। आज के दिन आपको पता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल आज बिल्कुल आप होमवर्क नहीं करके आए। आई एम सॉरी। अरे छोड़िए, आप मेरी बात कर रहे हैं। पहला क्लियर करूं, 10%। अरे भाई 1 मिनट आप शांति करिए, इनका माइक डाउन कीजिए। 1 मिनट नहीं, मुझे नहीं सुननी है। मैं गलत बयानी के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूं। विजय बंधु, अरे छोड़िए विजय बंधु, छोड़िए
विजय बंधु, एक चीज तो भाई विजय बंधु ये समझा दीजिए इन बंधु को। जी अरे भाई आम आदमी नहीं इन्वेस्ट करता है, सरकार करती है पीएफआरडीए के थ्रू इन्वेस्ट। ये इनको यही बात नहीं समझ में आ रही। आदमी अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है सर, यही तो नहीं पता है। मैं वही कहना चाहता हूं सर, मैं राजेश जी से वही कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति को ये बता दें कि 50% से ज्यादा एनपीएस में जो सरकारी कर्मचारी को आप दिया हो, पहली बात। दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 50% उसको मिल रहा है तो फिर यूपीएस लाने की जरूरत क्या हुई, फिर यूपीएस क्यों लाया गया? और मैं अभी आपको बता रहा हूं सर, मैं अभी रेल के बीच से, रेलवे के साथियों के बीच से आ रहा हूं, मैंने हाथ उठवाया कि क्या यूपीएस से आप संतुष्ट हैं? एक हाथ नहीं उठा, एक हाथ नहीं उठा। तो वो 100 संगठन जो गए थे विजय बंधु, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 50%। विजय बंधु एक मिनट सुनिए ना, तो वो 100 संगठन गए, अब वो शिव गोपाल मिश्रा साहब का पता नहीं क्या कनेक्शन में दिक्कत हो गई, वो तो बड़े मुस्कुराते हुए बाहर निकले कि हमारी बात मान ली, सरकार को हमने झुका दिया। वो तो खुश हैं। ये 100 संगठन अब आप कहने लगेंगे नहीं जी ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है, अब ये मत कहना। वो सर वो खुश इसलिए है, वो खुश इसलिए है कि उनको ओपीएस मिल रही है। अगर इतनी अच्छी है तो एनपीएस क्यों नहीं ले लिए? अगर इतनी अच्छी तो यूपीएस क्यों नहीं लेते? वो जितने लोग गए थे सब ओपीएस पाते हैं, सब ओपीएस ले रहे हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं एनपीएस का, यूपीएस का। खुद ओपीएस क्यों ले रहे हैं? अगर इतनी अच्छी यूपीएस है और एनपीएस है तो एक भी वहां पर एनपीएस वाला नहीं गया था, एक से भी वार्ता एनपीएस वालों से नहीं की गई। देश के लाखों लाखों लोगों का मैं नेतृत्व करता हूं, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैंने सबसे पूछा, एक व्यक्ति नहीं कहा कि हमको एनपीएस चाहिए, एक ने नहीं कहा आपको ओपीएस चाहिए। अब उनको ओपीएस मिल रही है, उन्होंने सहमति दे दी। अब सहमति के पीछे उनके क्या राज अब इसमें माधव आनंद एक और ये अहम पॉइंट उठाया। एक सेकेंड विजय बंधु एक सेकेंड रुकिए। माधव आनंद, जो ये ओपीएस वाला कौन है और एनपीएस वाला कौन, ये भी एक दिलचस्प अपने आप में लड़ाई है। और अब ये यूपीएस की भी जो बात आई है, 23 लाख जब सरकारी कर्मचारी केंद्र में हम बात करते हैं, हम उसमें फौज को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फौज में आज भी पुरानी पेंशन योजना ही लागू है। तो अगर एनपीएस इतनी अच्छी है या यूपीएस इतनी, यूपीएस में ले आइए ना फौज को, अलग अलग पैमाना क्यों है अभी भी? देखिए ये अभी स्टार्टिंग में अभी इसकी शुरुआत की गई है और इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान है संदीप जी। ठीक है, राजनीतिक दल जो है अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचेंगे उसको, हर सारे पॉइंट जो है जो ओल्ड स्कीम तो इसमें ईमानदारी लाने की भी जरूरत है। एक सेकेंड, थोड़ी देर के लिए ही जुड़ पाए हैं शिव गोपाल मिश्रा मेरे साथ। शिव गोपाल जी, आज बड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही है, मैं तो आपसे विस्तृत बातचीत करना चाह रहा था। आपके अथक प्रयासों से सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी, आंशिक ही सही कुछ लोग कह रहे हैं, वो मिली तो है, लेकिन यहां पर विजय बंधु कह रहे हैं आप खुद तो ओपीएस ले रहे हैं और यूपीएस के लिए हां करवा कर आ गए। ऐसा है कि विजय बंधु अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने काफी संघर्ष किया है, मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं इतने दिनों से नेशनल काउंसिल जेसीएम को डील कर रहा हूं, उसका स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूं। हमें ये पता है कि सरकार क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती। दूसरी बात यह है कि जिस मुद्दों पर हमने समझौता किया है वो बिल्कुल ओपीएस जैसे ही है। और ओपीएस में हमारी एक ही मांग थी सारे लोगों से कि जो भी हम 50% सैलरी का और उसके ऊपर जो महंगाई की राहत है उसके नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे स्टाफ साइड जेसीएम ने उस पर कोई समझौता नहीं किया। ये रह गया सवाल कि वहां जाने वाले ओपीएस वाले थे या एनपीएस वाले थे, तो इसका कोई मायने नहीं उठता है। हम जो है वो 23 लाख, हम 32 लाख कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने 9.5 लाख रेल कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक वो हमको चाहेंगे तब तक हम रहेंगे। वो बंधु जी की कृपा से हम नहीं है, हम अपने कर्मचारियों की निजी लड़ाई की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये बताइए, अगर मैं संदीप जी कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने सरकार के सामने ये बात रखी कि आप इसका नाम ओपीएस रखिए, आप इसका नाम एनपीएस रखिए, आप इसका नाम जीपीएस रखिए, आप इसका नाम एपीएस रखिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस बात से है कि
हमारा जो कर्मचारी जब रिटायर हो तो उस समय उसको उसकी सैलरी का तो आधा मतलब पैसा आप मिलना ये चाहिए कह रहे हैं पेंशन के ये रूप में। दरअसल ओपीएस की तरह ही है और दबाव अभी बनता रहेगा। सरकार और डिटेलिंग क्या देती है, पेंशन की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है।